हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग पिछले जो मैं इतिहास का 4 वीडियो बनाया था, हड़प्पा सभ्यता पे 2 और वैदिक सभ्यता पे 2, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अच्छे से रिवीजन किए होंगे। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होंगे आप। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आज इतिहास के नए टॉपिक के साथ, जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं महाजनपद के बारे में जानेंगे, इसके एक-एक पॉइंट को जानेंगे, इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी, कितने महाजनपद हैं, प्रत्येक महाजनपद के बारे में धीरे-धीरे बारी-बारी से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपद। तो दोस्त महाजनपद की संख्या 16 है। महाजनपद का संख्या कितना है? 16 है। आपने भी कई बार पढ़ा होगा किताबों में कि कितने महाजनपद की जानकारी मिली है, तो 16। अब जो ये 16 महाजनपद है, इसकी जानकारी हमें 3 पुस्तकों से मिलता है, 3 ग्रंथों से मिलता है। हालाँकि सबसे ज़्यादा फेमस जो है अंगुत्तर निकाय, आप बहुत जगह पढ़े होंगे, लूसेंट में, स्पीडी में या फिर और जगह कहीं पढ़े होंगे कि महाजनपद की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलता है या फिर किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है, तो आपको लिखा रहेगा अंगुत्तर निकाय। क्या लिखा रहेगा? अंगुत्तर निकाय। हालांकि हमने 3 सोर्स बनाया है, 3 सोर्स आपको बताने जा रहा हूं दोस्त। हालांकि ये तो फेमस है, सब लोग जानता है, लेकिन 2 जो ग्रंथ है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और परीक्षा में इस तरह का पूछ देता है डायरेक्ट रूप में। तो एक तो हो गया दोस्त कि अंगुत्तर निकाय जो है, इससे हमको जानकारी मिलती है किससे? किसको? महाजनपद के बारे में। जो कि अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो आप लिखेंगे बौद्ध धर्म। किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म। अब अंगुत्तर निकाय के अलावा किस ग्रंथ से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो एक है महावस्तु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। दोस्त आप इसको अच्छे से सुनेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से आप नोट्स इसको बनाइए और बारी-बारी से रिवीजन कीजिए, पीवाईक्यूज वगैरह लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, तो आपका इतिहास जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और प्रत्येक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त। और मैं वही फैक्ट को यहाँ लाया हूँ कि बार-बार रिपीट होता है, बार-बार पूछने की संभावना है, तो उस चीज पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आइए, महावस्तु के बारे में हमने पढ़ा कि महावस्तु जो है कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है महावस्तु। इससे भी हमें अंगुत्तर महाजनपद की जानकारी मिलती है। मतलब अंगुत्तर निकाय के बाद महावस्तु से भी हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। अब एक और ग्रंथ है भगवती सूत्र। एक और क्या है? भगवती सूत्र, जो जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र कैसा ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है। इससे भी हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र से भी हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि महाजनपदों की संख्या 16 है, जिसकी जानकारी हमें 3 ग्रंथों से मिलता है। कौन कौन? उसमें 2 बौद्ध ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है। पहला बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, दूसरा बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु और तीसरा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो इस तरह का हमें जानकारी मिला दोस्त, किसका? महाजनपद का। कहाँ से मिला उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। तो आइए दोस्त, अब आगे हम चर्चा करते हैं इन 16 महाजनपदों के बारे में। बारी-बारी से तथ्यों को हम डिटेल से समझेंगे। महाजनपद कौन सा महाजनपद है, किस क्षेत्र में वो है, उसका राजधानी कहाँ है, उनके शासक का नाम क्या है। तो इस तरह से हम सारे महाजनपद को बारी-बारी से समझेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहें। वीडियो को देखें, 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम पहला महाजनपद में चलते हैं, अंग। पहला महाजनपद कौन है दोस्त? अंग। तो अंग की राजधानी जो है कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। उसके बाद अंग की राजधानी चंपा है दोस्त। पूछता है कि अंग जो महाजनपद है वो किस क्षेत्र में था? यानी अभी जो है इसकी पहचान किस क्षेत्र से की जाएगी? तो इसका क्षेत्र है भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र जो है अंग है। हालांकि ये अभी पूछेगा आपसे कि वर्तमान में किस क्षेत्र में है, तो कहेंगे आप भागलपुर मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ता है। आप बिहार यूपी के स्टूडेंट होंगे तो इसके बारे में आप जानते होंगे। अब पूछेगा कि अंग में शासक कौन था? तो अंग के शासक का नाम था ब्रह्मदत्त। अंग के शासक का नाम कौन क्या था? ब्रह्मदत्त। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं अंग के बाद काशी। काशी महाजनपद, तो इसकी राजधानी थी वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। अब ये जो है काशी किस क्षेत्र में पड़ता है? तो बनारस के आसपास। कहाँ? बनारस के आसपास।
आपसे पूछेगा कि काशी महाजनपद जो है वर्तमान में किस क्षेत्र में अवस्थित था, या फिर उस टाइम किस क्षेत्र में अवस्थित था जो अभी वर्तमान में कहाँ है, तो बनारस आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बनारस। और इसके शासक का नाम क्या है? तो इसके शासक का नाम ब्रह्मदत्त है। हालांकि अंग के भी शासक का नाम हमने पढ़ा ब्रह्मदत्त, और काशी के भी शासक का नाम क्या है? ब्रह्मदत्त। अब हम अंग काशी के बाद चलेंगे कौशल पे। कहाँ? कौशल। तो दोस्त कौशल को दो भागों में बांटा गया है, कौशल को दो भाग में, एक उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की राजधानी है दोस्त श्रावस्ती। उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल की राजधानी है कुशावती। तो उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल कुशावती। तो ये दो पार्ट हो गया, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। अब हम पढ़ते हैं कि कौशल जो है किस क्षेत्र में अवस्थित है वर्तमान में। तो कौशल जो है वर्तमान में फैजाबाद को कहते हैं, पहले कहते थे कौशल। मतलब जो कौशल है इसी क्षेत्र में अवस्थित था, फैजाबाद के आसपास। तो यहाँ पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे शासक के बारे में। तो कौशल में का शासक कौन थे? तो प्रसेनजीत। कौशल के शासक कौन थे? प्रसेनजीत। आगे हम पढ़ेंगे चेदी के बारे में। हमने अंग पढ़ा काशी, उसके बाद कौशल, अब पढ़ेंगे चेदी। तो चेदी की राजधानी है दोस्त शक्तिमती या सुक्तिमती भी इसको बोलते हैं, शक्तिमती या सुक्तिमती बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र में अवस्थित है? तो बुंदेलखंड। कहाँ है? बुंदेलखंड। आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है बुंदेलखंड। हालांकि बुंदेलखंड किस राज्य में है? तो यूपी का एक पार्ट है बुंदेलखंड, यूपी में पड़ता है बुंदेलखंड। तो ये क्षेत्र भी बता दिए दोस्त। अब शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो चेदी का शासक कौन था? तो शिशुपाल। चेदी का शासक कौन था? तो शिशुपाल। तो इस तरह से हम 4 महाजनपद के बारे में पढ़े, बारी बारी से पूरा डिटेल से पढ़े दोस्त। कहाँ अवस्थित है, उसका शासक क्या था, उसका क्षेत्र कहाँ है। अब हम पढ़ेंगे 5वां वत्स के बारे में। तो वत्स दोस्त देखिए, वत्स जो है इसका राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। और इसका क्षेत्र, क्षेत्र मतलब दोस्त कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया है। तो वत्स इसी के आसपास अवस्थित था। उसके बाद इसका शासक के बारे में देखेंगे। तो वत्स का जो शासक था उदयन। कौन सा शासक? उदयन। तो इस तरह से हम लोग वत्स देखें। अब पढ़ेंगे कुरु। कौन सा पढ़ेंगे? कुरु। तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और जो कुरु है, जो किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, ये जो है तीनों के आसपास क्षेत्रों में कुरु अवस्थित था। और इसके शासक का क्या नाम है? तो कौरव्य था। इसका शासक का नाम कौरव्य। कुरु के शासक का नाम कौरव्य। हालांकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कुरु के शासक का नाम कौरव्य था। अब हम लोग पढ़ेंगे कुरु के बाद पंचाल। कुरु के बाद पढ़ेंगे पंचाल। हालांकि पंचाल को भी दो भाग में बांटा गया। पंचाल को भी दो भाग में, एक उत्तरी पंचाल और दूसरा दक्षिणी पंचाल। अब उत्तरी पंचाल का राजधानी देखेंगे दोस्त अहिछत्र। उत्तरी पंचाल का राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल का राजधानी काम्पिल्य है। दक्षिणी पंचाल का राजधानी कौन सा है? काम्पिल्य। हालांकि ज्यादा हाईलाइटेड यही है अहिछत्र। तो अगर ऑप्शन में नहीं रहे उत्तरी दक्षिणी तो आप अहिछत्र लिख सकते हैं। और किस क्षेत्र में अवस्थित है दोस्त? तो बरेली या बदायूं। ये भी यूपी में है, बरेली और बदायूं। यहाँ अवस्थित था कौन? पंचाल। आगे पढ़ते हैं मत्स्य। 8वां महाजनपद कौन सा है? मत्स्य। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। और किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो जयपुर। हालांकि इसके शासक के बारे में मैं बहुत कोशिश किया बुक्स वगैरह में, तो उसमें जानकारी नहीं है, तो मैं इसके शासक को हम नहीं बता रहे हैं। तो मत्स्य का राजधानी कहाँ है? विराटनगर। और किस क्षेत्र में है? जयपुर, जो कि राजस्थान में। उसके बाद पढ़ते हैं सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी कहाँ है? सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अब इसके शासक का नाम कौन सा है? मथुरा तो क्षेत्र दोस्त यूपी में मथुरा है, इसका क्षेत्र भी वही है मथुरा। अब शासक इसका है अवंती पुत्र। सूरसेन के शासक का नाम क्या है? अवंती पुत्र। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद पढ़ेंगे 10वां अस्मक। अस्मक जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है मैं उसको उस पर भी चर्चा करूंगा कि क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों बार बार इसको पूछा जाता है। तो पहले इसको देखेंगे कि अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटली। आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लें कि अस्मक की राजधानी कहाँ है? तो पोटली या पोतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटली या पोतन। अब देखेंगे किस क्षेत्र में है? तो गोदावरी नदी के क्षेत्र में। भारत के दक्षिण में स्थित गोदावरी नदी है, जो नासिक के आसपास महाराष्ट्र में है, उसके आसपास से अस्मक स्थित है। तो इस ये जो है इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जितने भी महाजनपद हैं
लगभग वो उत्तर में या मध्य में अवस्थित थे। लेकिन असमक एक ऐसा महाजनपद था तो दक्षिण भारत में अवस्थित था, इसलिए इसको बोला जाता है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, तो असमक। तो आप लोग दोस्त अच्छे से समझ गए होंगे इन 10 महाजनपदों को। अब हम पढ़ते हैं 11वां महाजनपद में उज्जैन। कौन सा? उज्जैन। अब उज्जैन को भी दो भाग में बांटा गया है, एक उत्तरी उज्जैन और दूसरा दक्षिणी उज्जैन। तो उत्तरी उज्जैन की राजधानी उज्जैन, सॉरी अवंती को भी दो भाग में बांटा गया है, एक उज्जैन और सॉरी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। हालांकि ज्यादा चर्चित में रहता है उज्जैन, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। तो अगर ऑप्शन में दक्षिणी अवंती या उत्तरी अवंती नहीं रहे, खाली अवंती रहे, तो आप आंसर मारेंगे कौन सा? उज्जैन। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ है, तो आप भूल के उज्जैन ना मारे, कौन सा मारेंगे आप? महिष्मती। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो मालवा। किस क्षेत्र में अवस्थित है? मालवा। मध्य प्रदेश का भाग है मालवा, तो उसी क्षेत्र में अवस्थित है अवंती। अब यहाँ के शासक कौन थे? चंद्र प्रघोत। चंद्र प्रघोत। हालांकि जब हम मगध पढ़ेंगे, मगध को डिटेल रूप से पढ़ेंगे, तो इसका भी चर्चा होगा कि चंद्र प्रघोत को बीमारी हुआ था तो कौन गया था इसका इलाज करने के लिए, फिर उसको अवंती कैसे मिला था, बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जब मगध पढ़ेंगे तब। अभी तो हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं बारी बारी से। इन सारे महाजनपद में एक ही महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंस है और सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो मगध है। उसको बहुत डिटेल से हम लोग वंशानुसार पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने पढ़ा दोस्त की अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। कौन सा क्षेत्र था दोस्त? तो मालवा। और शासक कौन था? तो चंद्रप्रभुत। अब 12वां महाजनपद आता है दोस्त गांधार। कौन सा? गांधार। तो गांधार की राजधानी है दोस्त तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। अब इस क्षेत्र कौन सा है? तो रावलपिंडी पेशावर, जो वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकमात्र महाजनपद जो पाकिस्तान में अवस्थित था, तो कौन करेंगे आप? गांधार। हमने दोस्त क्षेत्र बताया, उसके बाद शासक इसका जानते हैं, तो पुष्कर सारिन। गांधार का शासक कौन था? पुष्कर सारिन। आगे पढ़ते हैं दोस्त अगला महाजनपद कंबोज। तो कंबोज का राजधानी कहाँ है? हाटक। कंबोज का राजधानी हाटक। और किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कश्मीर या अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र। ऊपर में देखेंगे भारत के नक्शा में तो कश्मीर है, और कश्मीर के ऊपर में ही देखेंगे तो अफगानिस्तान है। तो कश्मीर और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र में अवस्थित था कंबोज, जिसकी राजधानी कहाँ है? हाटक। आगे पढ़ेंगे 14वां महाजनपद वज्जी। कौन सा है? वज्जी। तो वज्जी का राजधानी वैशाली। वज्जी का राजधानी वैशाली। अब वैशाली इसका राजधानी क्यों पड़ा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वज्जी जो है दोस्त, वो 8 कुलों का संघ था। वज्जी जो है 8 कुलों का संघ था। कितने कुलों का? 8 कुलों का संघ, जिसमें जो है प्रमुख में 3 ही कुल था। वज्जी जो संघ था उसके प्रमुख, उसमें जो है 3 ही कुल प्रमुख था। हालांकि कितना? 8 कुल का संघ वो था, जिसमें से 3 प्रमुख है, जिसका मैं नाम बताता हूं। एक है विदेह, दूसरा वज्जी और तीसरा लिच्छवी। एक विदेह, वज्जी और लिच्छवी। विदेह, वज्जी और लिच्छवी। आप लोग ध्यान देंगे कि आपसे भी पूछेगा कि विदेह, वज्जी, लिच्छवी किस कुल का मतलब ये है, संघ है, तो आप वज्जी लिखेंगे। ठीक है। अब जो ये वैशाली था, ये राजधानी था लिच्छवी का, इसलिए हम वज्जी महाजनपद को की राजधानी वैशाली मानते हैं। ठीक है। किस कुल की राजधानी थी? लिच्छवी का। अब ये जो है इसका क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में एक मुजफ्फरपुर और दरभंगा है, उसी के आसपास में वज्जी अवस्थित था। आगे हम लोग पढ़ते हैं 15वां महाजनपद में मल्ल। कौन सा पढ़ेंगे? मल्ल। तो मल्ल को भी दो भागों में बांटा गया है। मल्ल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में, उत्तरी मल्ल और दक्षिणी मल्ल। हालांकि यहाँ पे एन मतलब नॉर्थ हुआ, एस मतलब साउथ हुआ। इसी तरह से इधर भी हमने किया था, तो आप समझिएगा उत्तरी और दक्षिण। तो उत्तरी मल्ल की राजधानी कहाँ है? कुशीनारा या कुशीनगर भी उसको बोलते हैं। कुशीनारा या कुशीनगर भी बोलते हैं। और दक्षिणी मल्ल की राजधानी कहाँ है? तो पावा। दक्षिणी मल्ल की राजधानी कहाँ है? पावा। और किस क्षेत्र में अवस्थित है दोस्त? ये जो है देवरिया क्षेत्र में अवस्थित है। देवरिया यूपी का एक जिला है, देवरिया, वहां ये अवस्थित है। उसके बाद अंतिम महाजनपद हम पढ़ते हैं मगध। सबसे इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो मैं शॉर्ट में ही आप लोग को बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग जब मगध स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मगध ही स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल से वंश बाय वंश पढ़ेंगे, कौन सा शासक आया, उसमें क्या क्या हुआ,
बारी बारी से हर वंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मगध की राजधानी दोस्त राजगिरी है। मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी है। हालांकि जब वंश शासक इसमें विभिन्न सारे वंश आएंगे तो अपने अनुसार वो राजधानी भी चेंज करते रहेंगे। मैं ये प्राचीन बता रहा हूँ कि पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। आगे हम बताएंगे कि किस वंश में कैसा राजधानी हुआ। तो आपने पढ़ा मगध की राजधानी कहाँ? राजगिरी। और इसका क्षेत्र है गंगा के दक्षिणी क्षेत्र। गंगा के दक्षिणी क्षेत्र। आपसे पूछेगा कि मगध जो है कहाँ अवस्थित है? तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में जितने भी हैं सब किस में आते हैं? मगध। सबसे बड़ा यही था मगध। तो दोस्त इन 16 महाजनपदों के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। और इसमें एक और थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि मगध पे जो जिन वंशों का शासन रहा था, मैं उसका एक ट्रिक के माध्यम से आपको क्रम बता देता हूँ। आप क्रम बस समझेंगे, सुनेंगे तो आगे आपको आसान होगा वंश को समझने में कि कौन सा वंश पहले आया। हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वंशों का क्रम, मगध पे शासन करने वाले वंशों का क्रम आरोही क्रम या फिर नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे आप सजाएं। बीपीएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान करने में। तो देखिए हमने एक ट्रिक बनाया है दोस्त, मगध पे शासन करने वाले वंशों का क्रम। तो हसीन, हसीन, मसूक, मसूक, सा। एक बार हम बोलेंगे तो हसीन, मसूक, सा। अब देखिए कौन कौन सा। ह से हर्यक, ह से हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। म से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। क से कन्नव वंश। सा से सतवाहन वंश। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 वंशों का क्रम था जो बारी बारी से शासन किए थे मगध में। और इन सातों वंशों को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आप इसको, इस क्रम को अगर याद रखेंगे तो आपको समझने में मगध आसान होगा कि सबसे पहले कौन वंश आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। हालांकि बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम मगध जब स्टार्ट करेंगे उसमें। तो दोस्त ये हमारा रहा महाजनपद का पार्ट। आप इसको अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, वीडियो देखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि हमारा वीडियो बार बार आपके पास जाए और आपको उससे बहुत ही लाभ हो। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य है, बिंदु है, उसी को मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ दोस्त, ताकि आप भी एग्जाम में एकदम यहाँ पढ़ें और एग्जाम में क्वेश्चन लगाएं तो आपसे आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो दोस्त कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके भी दोस्त जो जिनका पहुंच अभी यहाँ तक नहीं हुआ है, नहीं पढ़ पा रहे हैं वो, तो उनको यहाँ लाएं हमारे चैनल पे। हम तो अपने चैनल पे दोस्त कैसे पढ़ा जाता है, एग्जाम स्ट्रेटजी वगैरह उस वो भी चर्चा, जितना हमारा अनुभव है उसकी भी हम चर्चा करते हैं अपने चैनल पे। तो वहां से भी आप देख सकते हैं कैसे कौन सा एग्जाम कैसे निकालें, कितना देर पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, सारा वीडियो उसमें पड़ा हुआ है दोस्त। तो वहां से आप उस तरह के वीडियो को देखें और अपने तैयारी को और मजबूत करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो में जो भी जितने भी तथ्य हम चर्चा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और बाकी अगर जो चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, या फिर जो भी विषय आपको लगे कि हाँ सर इस विषय का भी ये टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं उस पर भी काम करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।